तो बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, क्या तुमने कभी किसी साइंटिस्ट के बारे में महसूस किया है, क्या सोचा है उसके बारे में? हु हैव आल्सो बीन ए स्टेटमेंट, यानी क्या कभी तुम्हें ऐसे आदमी से मिलने का मौका मिला या फिर उसने कुछ कहा या उसने अपने लिए आगे आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ यानी कुछ मैसेज छोड़ा? तो दूसरा इसमें APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, स्पेस बोलते हैं हमारा अंतरिक्ष, वैसे स्पेस हमारा उसको दूरी को भी बोलते हैं, डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो वो से उसका जो प्रोजेक्ट था वो स्पेस के बारे में था। डिफेंस बोलते हैं रक्षा को, यानी अपने आप की रक्षा करना। एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर यानी परमाणु की जो टेक्नोलॉजी, परमाणु के आधार पर जो टेक्नोलॉजी थी उसने उसको ईजाद किया या उसको उसने अच्छा बनाया। गाइडेड इंडिया, इंडिया को गाइड किया, उसको प्रदर्शन किया इनटू द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी में जो APJ अब्दुल कलाम ने भारत को अच्छे योगदान दिया उसको बढ़ाने में या उसके जो डिफेंस सिस्टम है उसको यानी अच्छा बनाने के लिए, यानी इसको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, यानी जो इंडिया को मिसाइल मिली है ना वो सारी APJ अब्दुल कलाम की देन है सारी। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, यानी उसमें वो हमारे 11वें प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, 2002 में वो राष्ट्रपति थे हमारे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी उसने जो अपना ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं आत्मकथा, यानी अपने बारे में लिखा उसने, किसमें? विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी विंग्स ऑफ फायर एक बड़ी किताब है, उसमें से ये पार्ट लिया गया है लेसन, उसके बारे में अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि मैं बचपन में मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी। तो आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, यानी शायद ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, यानी तमिलनाडु में इसकी फैमिली रहती थी और मिडिल क्लास थी, ना तो ज़्यादा गरीब थे ना ज़्यादा ये अमीर थे, यानी मध्यम वर्ग के। तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, यानी रामेश्वरम एक कस्बा है, वहाँ इसको ये रहते थे। इन द ये एर्स्टवाइल मद्रास, एर्स्टवाइल बोलते हैं फॉर्मर, यानी आगे आने वाला, यानी जहाँ वो रहता था उससे आगे का जो क्षेत्र था उसके बारे में बताता है। स्टेट यानी जो मद्रास जो हमारा शहर है, जैसे शहर का अलग हिसाब होता है, उसमें कहते हैं जो हमारा जो इलाका था वो अगर हम उसको माने तो वो मद्रास के टच में था। तो माई फादर जैनुल आबिदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, यानी वो क्या कहता है, उसका जो पिताजी था उसका नाम था जैनुल आबिदीन, ठीक है ना, याद रखना। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, यानी ना तो उसके पास ज़्यादा एजुकेशन थी, यानी उसके पास शिक्षा नहीं थी इतनी, नॉर मच वेल्थ, और ना ही इतना धन था, यानी पैसे वाली पार्टी वो नहीं थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही ये पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू ये जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। तो इनेट बोलते हैं इनबोर्न, यानी ए क्वालिटी ऑफ फीलिंग इन वंस नेचर, यानी उसके अंदर जो स्वभाव था उसके बारे में बताते हैं, उसकी जो बिहेवियर था वो कैसा था। डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज बोलते हैं जैसे अवगुण, डिमेरिट्स जिसको बोलते हैं, यानी उसमें हमारे पास ना तो पैसा था ना हम इतने, और ना हमारे मेरे पिताजी जो पढ़ा लिखा था, यानी ये डिसएडवांटेजेस हैं, यानी आदमी के पास पैसा भी ना होना, उसके पास एजुकेशन ना होना, यानी ये डिमेरिट्स में आता है। तो इनको होने के बावजूद भी ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एज ए ट्रू ये जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, परंतु ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से भी और ना ही वो पढ़ा लिखा था, फिर भी उसकी जो आत्मा थी यानी उसके अंदर जो गुण थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, यानी उसकी जो हैबिचुअल जो उसकी स्टेट थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ही हैड एन आइडियल हेल्प मैट इन माई मदर, यानी उसकी एक आइडियल बोलते जैसे अच्छा, यानी उसकी सबसे ज़्यादा जो अच्छा दोस्त था या उसकी मदद करने वाला था वो कौन था, यानी उसकी APJ अब्दुल कलाम की माँ, यानी उसका नाम था अशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एक्सटेंस नंबर ऑफ पीपल शी हैड
शी फैड एवरी डे, यानी वो क्या कहते हैं आई डू नॉट रिकॉल, यानी मुझे याद नहीं है या फिर मेरे याद नहीं रह सकता द एग्जैक्ट नंबर, यानी पूर्ण रूप से, एग्जैक्ट बोलते हैं टोटल, यानी एकदम कि भाई कितने आदमी थे, एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, वो बता सकता था। ऑफ पीपल शी फैड एवरी डे, यानी मुझे ये नहीं पता था कि वो रोजाना कितने आदमियों को खाना खिलाती थी, लेकिन वो काफ़ी सारे आदमियों को खाना खिलाती थी, परंतु एग्जैक्ट नंबर मेरे याद नहीं है कि वो 10 को 20 को 50 को कितनों को खिलाती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन खिलाती ज़रूर थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, यानी वो क्या कह रहा, बट परंतु आई एम क्वाइट सर्टेन, परंतु मैं पूर्ण रूप से निश्चित था, यानी मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं थी कि क्वाइट सर्टेन दैट कि फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस, यानी आउटसाइडर बोलते हैं बाहर के, यानी मुझे इस बात से कोई एलर्जी नहीं थी कि बहुत सारे आदमी जो थे वो हमारे घर में हमारे साथ खाते थे। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली ऑन पुट टुगेदर, और जबकि हमारा जो परिवार था वो साथ साथ बैठकर ही खाना खाते थे, तो जब हम साथ में खाना खाते थे तो वो भी खा लेते थे हमारे साथ। सेकंड पैराग्राफ है, आई वॉज वन ऑफ माई मैनी चिल्ड्रन, मैं भी उन बच्चों में से एक था, कौन सो में से, ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंगाइज्ड लुक्स, अनडिस्टिंगाइज्ड लुक्स बोलते हैं, यानी मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, यानी मैं ज़्यादा हैंडसम नहीं था, यानी उन बच्चों में से जो और भी बच्चे थे, मेरे भाई बहन थे, सभी इतने खूबसूरत नहीं थे, तो जब वो खूबसूरत नहीं तो मैं कहाँ से खूबसूरत हो जाऊँगा। तो वो कह रहा था मैं ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था लुक के आधार पर। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, यानी जो कहता है कि जो मेरे माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, लंबे थे, खूबसूरत भी थे, परंतु मैं उनमें से उनकी खूबी मेरे अंदर एक भी नहीं थी। वी लिव्ड इन अवर ये एसेंशियल हाउस, एसेंशियल बोलते हैं जो हमें हमारे बूढ़े बड़ों से मिला हो, यानी पूर्वजों से जो घर मिला विरासत में, जैसे अब हमें हमारे बाप दादा, हमारे बाप हमारे उस घर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो घर हमें मिलेगा, हमारे बाद हमारी औलाद को मिलेगा अगर जिंदे रहे तो ऐसे ही वो कहता है कि जो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का जो घर था हम उसी में रहते थे, हमने अपना घर नहीं बनाया था। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी जो बनाया गया था लगभग 1900 शताब्दी के, यानी बिल्कुल बीच में, लगभग 1900 शताब्दी के बीच में, कि मतलब है उसका लगभग 1900 से आगे बनाया था उसको, यानी जब वो 1900 और यानी जैसे 1900 शताब्दी हमारी सेंचुरी है लगभग 100 सालों की होती है, तो मिडिल में 50 के आसपास हो गया, तो ये कहता है कि मिडिल इन द 19th सेंचुरी। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये जो पक्का वर्ड है ना, पक्का जैसे ये पक्का घर है, पक्का हम इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं और कच्चे को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अब इंग्लिश वर्ड बन गए, यानी हिंदी में से डायरेक्ट इनको इंग्लिश में पक्का और कच्चा दोनों को यूज़ कर सकते हैं। हम ये कह सकते भाई माई घर इज पक्का, सही है, ये कोई गलत नहीं बता सकता इसको, कहते हैं माई हाउस इज पक्का, कच्चा पक्का दोनों यूज कर सकते हो। अगर कोई ये कहता है तो उल्लू बना रहा है, नहीं सही है, कोई गलत नहीं कह सकता इसको। तो वो कहता है इट वॉज ए फेयरली लार्ज, यानी ये बड़ा घर था, पक्का यानी ये एकदम पक्का घर का मतलब होता है ईंट से, कंक्रीट से, लोहे से, सरिये से, पत्थर से जो बना हो वो पक्का होता है, सीमेंट से बना होता है, उसको बोलते हैं पक्का घर। मेड ऑफ ये लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, लाइमस्टोन यानी छोटे छोटे जैसे पत्थर लगाते हैं नीचे और फिर उसके बाद ब्रिक्स ईंटें लगाते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं ईंटों को। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, यानी जहाँ पर उसका जो घर था वो मस्जिद वाली गली में था, यानी उसकी गली में कोई मस्जिद थी जो फेमस थी और उसी गली में उनका घर था। इन रामेश्वरम, रामेश्वरम शहर के अंदर। तो उसके बाद वो बोलता है ऑस्टर, माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड द लग्जरीज, यानी ऑस्टर बोलते हैं सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड द सेवर, यानी एकदम सिंपल। जो उसका पिताजी था वो एकदम सिंपल था, तो घर में ज़्यादा वो अमीर भी नहीं थे, तो ऐसा था ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं घर में, भाई जैसे जैसे काम चल रहा था वैसे ही ले सकते थे। लग्जरीज बोलते हैं यानी बहुत ज़्यादा आलीशान जो होती हैं हमारी सुविधाएं, जो पैसे वाले कर लेते हैं ज़्यादातर।
माई अस्टर फादर यूज टू अवॉइड, अवॉइड कहते हैं मना करना या बचना, यानी जो मेरा पिताजी था वो ऐसी चीज़ों से बचता था। कौन सी? ऑल इसेंशियल कंफर्ट एंड द लग्जरीज, यानी जो हाई लेवल की जो सुविधाएं होती हैं और जो सुख होते हैं, कंफर्ट्स होते हैं, उनको वो मना करता था कि इनको ना लिया जाए तो बेहतर है। मना कर रहा, एक दो मना कर रहा जिसके पास सब कुछ है वो मना कर रहा, तो इसका मतलब कोई मजबूरी नहीं है। ये मना कर रहा है तो इसके पास मजबूरी है क्योंकि पैसा नहीं है। तो वो कहता वो मना करता था इन चीज़ों से। हावेवर फिर भी ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, यानी परंतु हम गरीब थे लेकिन जितनी भी हमारी ज़रूरतें थी, नेसेसिटीज जितनी थी, वो हमारी जो पिताजी वो अच्छी तरह से पूरा कर रहा था। प्रोवाइड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, यानी अगर खाने को लेकर ले तो खाना हमें टाइम पर और अच्छा मिल रहा था। और मेडिसिन और क्लॉथ, दवाई और कपड़े, वो भी हमें समय पर मिल जाते थे अगर ज़रूरत पड़ती थी। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड द इमोशनली, यानी वो क्या कहता है अपने बारे में कि अगर मेरी बात करें, मैं अपनी बात करूं, आई वुड से माइन, मैं अपने बारे में कह सकता हूं, वाज ए सिक्योर चाइल्डहुड, यानी जो मेरा बचपन था वो एकदम बिल्कुल अच्छा था, यानी एकदम बढ़िया था, कोई शिकायत नहीं थी। बहुत मैटेरियली बोलते हैं कि जैसे जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, परिवार है, सारा सब कुछ है, ये तो हो गया हमारा मैटेरियली। मकान है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद इमोशनली बोलते हैं भावात्मक, यानी जैसे हमारा हम अपने माँ बाप से जो हमारा इमोशंस के रूप में हमारा जो रिलेशन है वो स्थापित है। तो माँ बाप हैं, उनसे प्यार भी है, मोहब्बत भी है सबसे, तो ये हो गया हमारा इमोशनल। और मैटेरियली बोलते हैं कि जो चीज़ दिखाई पड़ती है, घर बार, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ से। तो वो कहता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद बोलता है द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, जब ये छोटा सा बच्चा था, यानी लगभग 6-7 साल 8 साल का था। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old, यानी क्या कहता है कि लगभग मैं 8 साल का था उस वक्त जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, परंतु वो कहता है कि अगर हम रीजन, कारण के बारे में पूछें या कारण के बारे में बताएं तो उस वक्त मुझे कोई चीज़, फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, यानी मेरे अंदर इतनी योग्यता ही नहीं थी, मैं एबल नहीं था समझने के लिए कि इसका कारण क्या है। यानी जो लड़ाई का कारण था उसकी समझ में आज तक नहीं आया था, जब तक वो सब बताता है, जब तक उसकी समझ में कुछ नहीं आया था। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड जानता हूँ, इमली, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो अचानक से जो टैमरिंड सीड थे उनकी मांग ज़्यादा हो गई, यानी उनको कहते हैं भाई बाज़ार में जो चीज़ कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग होती है वही चीज़ बाज़ार में आती है, ठीक है। तो वो कहता है अचानक से टैमरिंड सीड की जो एरोपेटेड इन द मार्केट, बाज़ार में उसकी मांग ज़्यादा होने लगी, और कहा भाई कहीं से भी लाओ, कितना भी लाओ, जितना भी लाओ हम सब खरीद लेंगे, यानी मांग ज़्यादा हो गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, यानी मैं उन बीजों को इकट्ठा करता, एंड सेल दैम टू अ प्रोविजनल शॉप, प्रोविजनल बोलते हैं जैसे हमारे किराना स्टोर होता है ना, जिन छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पर जाकर वो उनको बेच देता था। आई यूज टू कलेक्ट सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविजनल शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट, यानी जो मस्जिद वाली गली थी उसमें कोई छोटी मोटी दुकान थी और उसी दुकान पर जाकर वो उन बीजों को बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, यानी ए डेज कलेक्शन, एक दिन का कलेक्शन, कलेक्शन बोलते हैं जो सुबह से शाम तक जो मेरे पास पैसे इकट्ठे होते थे, यानी एक दिन का जो कलेक्शन था, वुड फैच मी द प्रिंसली बोलते हैं एक राजकुमार की तरह, यानी एक दिन मुझे इतना पैसा मिल जाता था, अगर मैं उसको खर्च करता तो मैं ऐसा खर्च कर सकता जैसे एक राजकुमार रहता है ना अपने महल में, इतने आलीशान तरीके से मैं उस दिन खा पी सकता था, घूम फिर सकता था, यानी मैं अपने शौक पूरा कर सकता था। सम ऑफ 1 आना, 1 आना, एक आना क्या होता है? अठाना, अठन्नी देखिए, एक अठन्नी, उसमें 8 आने होते हैं अठन्नी में, तो उसमें 50 पैसे होते हैं भाई, अठन्नी को 50 पैसे बोलते हैं, तो 50 पैसे में आने कितने हो गए फिर? लगभग ये 6.25 पैसे का एक आना होता है,
और अब उस वक्त के 6.25 यानी उस 7 पैसे लगा लो, उस वक्त के 7 पैसे अब के लगभग ज़्यादा भी तो 7,000 रुपये के बराबर लगा लो, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 70,000 लगा लो। इतना डिफरेंस हो गया महंगाई में अब से जब में। महंगाई इतनी बड़ी है। उस वक्त में जैसे हमारे जो बूढ़े बड़े हैं, हमारे बाप दादा हैं, वो बताते हैं कि 1 आना या 1 पैसे का तो इतना सामान आ जाता था कि एक आदमी सर पे उठा कर नहीं चल सकता था। अब आप अंदाज़ा लगा लो। अरे 10,000 का तो हाथ में लटका के लिए कुछ भी ना। ठीक है, आना होता है 6.25 पैसे का। ये जैसे चवन्नी होती है ना, चवन्नी में 4 आने होते हैं, तो 4 आने चवन्नी 25 पैसे की होती है, तो 6 चौके 24, तो 1 पैसा बच गया तो उसके 4 पार्ट और कर दो तो 1/4 पार्ट हो जाएगा, तो 6.25 पैसे का हो गया। तो कहता है कि लगभग 1 आना मेरे पास आ जाता था और उससे मैं उस दिन ऐसा लगता था कि मानो मैं राजकुमार, यानी मैं शहजादा हो गया हूँ आज। सम ऑफ 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ ये जलालुद्दीन, यानी यस जी सर। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, यानी ब्रदर इन लॉ वैसे साले को बोलते हैं, जबकि ये 8 साल का, तो इसका साला कहाँ से आ जाएगा, यानी बड़े भाई का साला होगा। ठीक है, हो सकता है। जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, यानी वो बड़ा था और उसको ये बताता था कि जो युद्ध है उसकी कहानियाँ बताता था कि आज क्या हुआ, आज किसने, कौन से देश ने किसको मारा, कितने उसके सैनिक शहीद हो गए, कितने, यानी सारी घटनाएं वो बताता था उसको। वुड जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headline of दिनमानी। ये दिनमानी एक वहाँ पत्रिका थी जो प्रकाशित होती थी, जैसे हमारे अखबार होते हैं ना, यानी वो रोज़ाना प्रकाशित होती थी, रोज़ाना अखबार आता था दिनमानी। तो उसमें जब वो शाम को जैसे उससे पूछता था भाई क्या क्या हुआ, वो बताता था, लेकिन वो सोचता था शायद ये झूठ बोलता हो, तो जब उसको सच आता था, जब वो सुबह उस अखबार में पढ़ता था, हाँ वास्तव में सही कह रहा था। आवर एरिया, यानी हमारे एरिया में बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, यानी हमारा जो क्षेत्र था, हमारा जो इलाका था, वो उस युद्ध से या उस लड़ाई के झमेले से बिल्कुल अलग था, यानी वो बिल्कुल अलग था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, यानी 1939 तक जो हमारा देश था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। ठीक है, तो जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था वो अमेरिका और जापान के बीच में हुआ था। तो वर्ल्ड वार का मतलब होता है एक ऐसा वार जिसमें जो वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाए, एक हिस्से में नहीं। वही लड़ाई होगी 2 हिस्सों में, 2 पक्षों में ही तो होगी, एक में तो हो नहीं सकती। जब 2 पक्ष होंगे तभी तो लड़ाई होगी। तो जो वर्ल्ड वार है संसार का, जैसे अगर भारत में लड़ाई होती है आपस में, जैसे हिंदू मुसलमान की हो जाती है, तो एक तरफ हिंदू होंगे, एक तरफ मुसलमान होंगे, तो 2 पक्ष हो गए, लड़ाई 2 पक्षों में ही होती है। तो उसी वक्त 1939 में संसार 2 गुटों में बट गया, एक तो जापान के साथ था, एक अमेरिका के साथ था। तो जो अंग्रेज़ थे वो शायद किसी एक देश के साथ बराबर हो, मतलब उसके साथ शामिल हो गए। जब अंग्रेज़ शामिल हो गए तो भाई अंग्रेज़ों का हमारा देश अधिकार में था, तो इन्होंने जैसे कहा उसे हमने भाई इस देश को मानना पड़ा, भाई उस देश के साथ लड़ना है तुम्हें। तो वो कहता है कि जो हमारा देश था वो भी लगभग उस वॉर में शामिल हो गया। और बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइडेड फोर्सेज, और जल्दी ही जो भारत था उसको ज़बरदस्ती, यानी बलबूते ज़बरदस्ती करके उसको उस युद्ध में झोंक दिया गया, यानी उसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और हमारा जो इलाका था उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, भाई आपको घर से बाहर नहीं आना है और आपको अपने घर के अंदर ही रहना है। द फर्स्ट कैजुअलिटी
यानी अलाइड जो फोर्सेज हैं, द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड द रशियन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जो इंग्लैंड जो था अमेरिका के साथ शामिल हो गया था उसको, यानी यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रसिया, रूस जिसको बोलते हैं, ये तीनों देश एक साथ हो गए, तो भारत भी उनके साथ शामिल हो गया था, ये जापान के साथ नहीं था। तो वो कहता है द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन द फ्रॉम ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हाल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन, यानी सबसे पहले जो सस्पेंशन था, यानी सस्पेंशन बोलते हैं संदेह या फिर आदमी जो ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी जो समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, तो वो कहता है द फर्स्ट सस्पेंशन कैजुअलिटी कैम इन द फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन, यानी सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ा था वो उसका पहले ट्रेनों पर पड़ा, यानी रेलों पर। हाल्ट एट द रामेश्वर स्टेशन, यानी रामेश्वरम जो स्टेशन था उसके ऊपर जो रेल यानी ट्रेनें आती थी उनके ऊपर देखने को सबसे ज़्यादा जो असर था युद्ध का वो देखने को मिला था। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड द थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, यानी असर क्या देखने को मिला कि जो ट्रेनें थी वो स्टेशन पर रुक नहीं रही थी, यानी इतनी धीरे होती थी कि आदमी भागकर थोड़ा सा दौड़कर उतर सकता था, और अगर उसमें से कोई सामान उतारा जाता था तो चलती ट्रेन में से उसको बाहर धकेल दिया जाता था, यानी ऐसा नहीं था कि उसको बिल्कुल रोक कर सामान उतार लिया जाता था, यानी चलती ट्रेन में से ही सामान फेंका जाता था। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, यानी उसको बंडल के रूप में एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन में से जो न्यूज़पेपर का बंडल था सारा वो फेंका जाता था बाहर की ओर। ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड द ये धनुषकोडी, यानी धनुषकोडी एक शहर का नाम है, जगह है धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में बिल्कुल। दैट फोर्स इज माई कजिन शमसुद्दीन, यानी जो शमसुद्दीन था वो उनको उठाता था, यानी वो कहता है दैट फोर्स इज माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, यानी दैट फोर्सेज, यानी उसको कहा जाता था कि तुम्हें वहाँ से अखबार लेके आना, क्योंकि रामेश्वरम शहर में जो अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो शमसुद्दीन करता था, उसका जो उसका चचेरा भाई था। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, यानी और वो भी अकेला उस बंडल को नहीं उठा पाता था, तो वो हेल्पिंग हैंड बोलते हैं मदद के लिए किसी को तलाश करना, तो वो किसी को तलाश करता था। टू कैच द बंडल, यानी उस बंडल को पकड़ने के लिए। एंड एज इफ नेचुरली आई लिफ्टेड द स्लॉट आई फील्ड द स्लॉट, और मैं उस जगह काम आ जाता था, यानी उस जगह उन्होंने मेरा यूज़ किया, मैं उसके साथ जाता था तो मैं उसको बंडल को उठाकर लेके आ जाता था। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, यानी जो शमसुद्दीन है उसने मेरी सबसे पहले जो अर्निंग थी, यानी मेरी जो सबसे पहले कमाई थी वो शमसुद्दीन से ही हुई थी, यानी उन्होंने मेरी सबसे पहले कमाई करवाई थी। कमाई का मतलब ये नहीं था कि उसको बिजनेस लग गया था, यानी छोटा सा बच्चा है तो उसको कहता था भाई इतने अखबार तू डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा। तो अर्न माई फर्स्ट वेजेज, जब मैंने पहले कमाना शुरू किया पहली बार, हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब वो कमाना शुरू करता है वहाँ, कि वो कहता है कि जो शमसुद्दीन था मेरा चचेरा भाई, उसने मेरी कमाई कराई थी सबसे पहले, तो मुझे अब महसूस होता है लगभग 50 साल बाद, और मुझे खुशी मिलती है कि मैंने अपनी जो पहली कमाई थी वो ऐसे की थी, यानी मेहनत से, किसी की चोरी नहीं की, किसी से कोई छीना झपटी नहीं की, और अपने ईमानदारी से की थी। तो एवरी चाइल्ड इन बॉर्न, यानी हर जो बच्चा होता है जो जन्म लेता है, विद सम इनहेरिटेड, इनहेरिट बोलते हैं विरासत को, यानी जैसे कुछ गुण होते हैं माँ बाप में जो औलाद में अपने आप आ जाते हैं, यानी उसको बताया नहीं जाता भाई ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, कुछ गुण है जो माँ बाप के उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं जैसे चरित्र होता है हमारा, कैरेक्टर होता है, यानी जैसे हमारे पिताजी सच बोलते हैं तो शायद वो कैरेक्टरिस्टिक वो हमारे उससे बेटे में भी आ जाती है, यानी वो भी सच बोलता है, किसी को धोखा नहीं देता। या जैसे हेल्पिंग, हमारी जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो किसी की मदद करने के लिए होती हैं, जैसे पिताजी करता है तो उसके साथ साथ जो बेटा है उसमें भी एक्टिविटी पाई जाती है, तो ये होती है हमारी इनहेरिटेड, यानी विरासत।
into a specific social economy and the emotional environment। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी यानी उसके जो चरित्र में जो गुण थे वो into a specific social economic, यानी सोशल बोलते हैं सामाजिक और इकोनॉमिक बोलते हैं आर्थिक, यानी उसके अंदर जैसे समाज की जो समाज में रहने के जो गुण हैं या फिर आर्थिक स्थिति में आदमी कैसे कंट्रोल करता है या कैसे उसमें बिहेव करता है वो समझने के लिए यानी उसमें वो बताता है अपना। एंड इमोशन एनवायरमेंटल, और जो इमोशन बोलते हैं भावनाएं, यानी जो उसकी भावनाएं थी वो भी इन्वायरमेंट बोलते हैं जैसे पर्यावरण का संबंध करते हैं, अपने माहौल में कैसे बिहेव करता है, यानी अपने परिवार के साथ कैसे बिहेव करता है, अगर परिवार से बाहर रहता है तो कैसा बिहेव करता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और उसको ट्रेंड किया जाता है इन सर्टेन वेज कई तरीक़ों से, निश्चित तरीके से, यानी कोई काम अगर जैसे किसी को हमको मैकेनिक बनाना तो मैकेनिक बनाता है तो उसको किसी मैकेनिक के पास ही छोड़ना पड़ेगा तो ही तो मैकेनिक बनेगा, ऐसे थोड़ी कोई दर्जी के पास छोड़ दे और मैकेनिक बन गया, यानी इसको एक स्पेशल ट्रेंड किया जाता है स्पेशलिटी के लिए। तो वो कहता है कि एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी किसी भी संस्था के द्वारा या किसी भी आदमी के द्वारा उसको ट्रेंड किया जाता था उस चीज़ के लिए कि जो उसमें गुण मौजूद, यानी उसमें गुण लाने थे। यानी ऐसा पता कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं गया, एक दिन हम उसको पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ सकता। अगर उसके अंदर खुद के अंदर कुछ जोश और जुनून है तो वो थोड़ा बहुत सीख सकता है, ऐसे नहीं सीख सकता कि जैसे वो स्कूल जाकर सीखेगा। तो वो कहता है कि उसको वहाँ सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी किसी संस्था के पास जाना होता है और वो उसमें वो गुण विकसित करता है, यानी डेवलप करता है कि ताकि वो आगे इस काम को और किसी को भी सिखा सके या अपना काम निकाल सके। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फॉर माई फादर, यानी वो क्या कहता है कि मुझे जो इनहेरिट यानी विरासत में जो चीज़ मिली वो क्या मिली थी? ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं आत्म डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? अनुशासन, ठीक है ना। यानी मेरे अंदर जो मुझे मेरे पिताजी से मिला था वो एक चीज़ मिली थी ईमानदारी, दूसरी चीज़ मिली थी आत्म अनुशासन। फ्रॉम माई फादर, अपने पिताजी से। फ्रॉम माई मदर, और मुझे माताजी से क्या मिला? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, यानी मुझे भरोसा मिला। किसमें भरोसा रखना? गुडनेस बोलते हैं अच्छाई को, यानी उसको अपनी माँ से मिली अच्छाई। एंड डीप काइंडनेस, और एकदम डीप काइंडनेस बोलते हैं दया, अपनी माँ से उसको क्या मिली? यानी किसी चीज़ में भरोसा रखना, अच्छाई में भरोसा रखना, और काइंडनेस यानी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी वो क्या कहता? एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी उसके 3 भाई थे और 1 बहन थी, यानी उनमें भी सब में यही गुण मौजूद थे क्योंकि उसके भाई बहन थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, यानी वो कहता है कि मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त थे। क्लोज फ्रेंड बोलते हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं। सबसे पहला यह है रामानंदा शास्त्री, यानी पहला उसका जो दोस्त था वो था रामानंद शास्त्री। अरविंदन दूसरा था, और तीसरा था शिव प्रकाशन, यानी तीनों अच्छे खासे, यानी चारों ये अच्छे खासे दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, यानी ये जो तीनों आदमी थे, तीनों दोस्त थे इसके, ये बिल्कुल ब्राह्मण परिवार से संबंधित रखते थे। ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं जैसे प्राचीन जो ब्राह्मण थे, यानी चले आए पारंपरिक तरीके से उन परिवार में से ये बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, जैसे नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमोंगेस्ट द आवर सेल्वेज, यानी जैसे जो बच्चे होते हैं, अब देखो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और उसमें बच्चे छोटे भी हैं बड़े भी हैं, काले भी हैं गोरे भी हैं, हिंदू के भी हैं मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी हैं। अब उसमें आपस में लड़ाई हो जाने दो और दूसरे दिन फिर साथ साथ खेलेंगे। खेलते नहीं खेलते? खेलते ना, क्योंकि जो बच्चों की जो वो होती है सोच होती है वो यही होती है, अब लड़ ले थोड़ी देर फिर खेल रहे साथ साथ ही, यानी उनमें आपस में कोई चिड़न कुढ़न या नफरत नहीं होती। तो ऐसे ही वो बोलता है एज चिल्ड्रन नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमोंगेस्ट आवर सेल्व्स, यानी हम सब में
कभी एक दूसरे से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम एक दूसरे से अलग हैं, यानी हमें कोई कमी है या ये हमसे बेटर है या हम इससे कम हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स, बिकॉज आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी जो हमारे रिलीजियस थे, धर्म थे, उनमें जो डिफरेंस था यानी बदलाव था, यानी उसमें जो डिफरेंस बोलते हैं अलगाव जिसको बोलते हैं, यानी जैसे हमारा डिफरेंस, हमारा हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, यानी उसको लेकर वो आपस में लड़ते फिरते, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी उसमें सिर्फ जो उनकी नेचुरलिटी थी वो यही थी कि भाई हम बच्चे हैं और बच्चे हमेशा साथ साथ खेलते हैं। और इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, यानी जो रामानंद शास्त्री था ये पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, यानी जो रामेश्वरम जो टेम्पल था उसमें जो पुजारी था नंबर 1 यानी फर्स्ट लेवल का, वह उसका बेटा था ये। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of Rameswaram temple from his father, यानी जो ये रामानंद शास्त्री था ये अपने पिताजी के पास उसके उसी मंदिर में पुजारी बन गया। यानी जैसे बाप की जो इनहेरिटेड विरासत में क्या मिली, इसको उपाधि मिल गई, भाई पुजारी जो सबसे बड़ा पुजारी अभी उसका बेटा बन गया। तो यहाँ उन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी, जॉब करने यानी काम करना शुरू कर दिया। तो अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेजेस, यानी पिलग्रिमेजेस बोलते हैं जैसे कहीं भी आदमी जाता है, यात्रा जो से धार्मिक जो यात्राएं होती हैं उनको बोलते हैं। यानी कोई भी यात्रा होती थी, जैसे चाहे कोई हज पे जाता या कोई मंदिर की जो सफ़र पे जाता, वो ऐसी जो अरेंजमेंट करता था वो। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि यानी जो खाना बनाता है या खाना तैयार करने वाला होता है, कहाँ पर? साउथर्न रेलवेज, यानी दक्षिण में जो रेलवेज था, सिस्टम था सारा रेलवे, यानी जो हमारा रेलवे होता वो डिपार्टमेंट, उसके लिए वो खाना तैयार करता था। यानी जैसे अब कोई उन्होंने स्टेशन बना दिया, यहाँ हमारा खाना बनता है, यहाँ से इधर को जो रेल जाएंगे उसमें खाना यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर को जो जाएंगे यहाँ से खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी उसने कॉन्ट्रैक्ट ले जाए, भाई खाना रेल में हम खिलाएंगे, बाकी और कोई नहीं खिलाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, यानी ये साल में एक बार एक प्रोग्राम होता था, सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, यानी एक प्रोग्राम होता था। अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। यानी वो कहता है कि हमारा जो परिवार था वो अरेंज करता था बोट्स, बोट बोलते जैसे नाव, यानी जैसे तमिलनाडु साइड समुंदर है, यानी वहाँ पानी पानी होता है। तो वो कहता है कि अगर कोई प्रोग्राम होता था यानी कोई भी धार्मिक, तो उसके लिए जो हमारा परिवार था वो बोट का मैनेज करता था, यानी बोट मैनेज यानी उनको उपलब्ध करवाता था। यानी जैसे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, हमारे पास जैसे गाड़ी है तो हम उनके लिए गाड़ी उपलब्ध कराएं, तो वहाँ बोट से काम चलता था। तो वो जो उसका परिवार था वो नाव उनको मुहैया कराता था। यानी कहाँ से कहाँ तक? यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फ्रॉम कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, यानी जैसे भगवान की मूर्ति यानी किसी भी देवता की मूर्ति को ले जाता था, कहाँ पर? मंदिर से उठाकर किसी मैरिज साइट पर, यानी जहाँ पर कोई शादी समारोह होता था तो वहाँ पर उस मूर्ति को लेके जाते थे आशीर्वाद के तौर पर। मैरिज साइट जहाँ पर शादी होती थी, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था, यानी जो वहाँ कोई वो होता था पॉन्ड तालाब, उसके बीचों बीच में उसको स्थापित किया जाता था, और जब तक शादी नहीं होती थी तब तक वो उसको वहीं रखते थे। पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वाज नियर आवर हाउस, वो जो तालाब था वो उनके बिल्कुल घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज
माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो इवेंट्स बोलते हैं हमारे, यानी कोई भी घटनाएं जिसको बोलते हैं, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, यानी रामायण की कुछ घटनाएं। एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट बोलते हैं नबी को, यानी जैसे हिंदू फैमिलीज में वो अपने उनके देवी देवताओं की कहानियाँ बच्चों को सुनाती हैं। मुस्लिम परिवार में जैसे प्रोफेट मोहम्मद, यानी जो हमारे नबी थे जितने भी, उनकी कहानियाँ बच्चों को बताते, भाई ऐसे ऐसे हालात हुए, ऐसे उसने किया, ऐसे उसने ये काम किया। तो वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर, बेड टाइम स्टोरीज मतलब है जब हम घर में रहते थे, यानी बाहर जाने की मना हो जाती थी, तो उनमें घर में अपनी माँ से, अपनी दादी माँ से उन कहानियों को हम सुनते थे। स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, यानी हमारे परिवार में हमारी माँ, दादी माँ ये कहानियाँ बताती थी बच्चों को। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, यानी जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था, कहाँ पर? रामेश्वरम में, यानी शहर है। एलिमेंट्री स्कूल, यानी एलिमेंट्री शुरुआती स्कूल, जैसे हमारी प्राइमरी स्कूल होती है उसमें। ए न्यू टीचर कैम टू आवर क्लास, यानी हमारी क्लास में एक नया अध्यापक आता है। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्स मी एज ए मुस्लिम, यानी वो कहता है कि मैं एक टोपी पहनता था जिससे मुझे ऐसा लगता था कि मानो एक मुसलमान है, यानी जैसे मुसलमान टोपी पहनता है तो वो टोपी पहनता था उस वक्त और क्लास में बैठ जाता था। एंड आई वेल ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री जो था उसके बाद दूसरी पहली लाइन में पहले नंबर पर वो था, दूसरे नंबर पर मैं बैठता था, यानी ऐसे लाइन में पहले नंबर पर उसी फर्स्ट रो में मैं बैठता था। हूँ वॉर द स्किर्ड थ्रीड बोलते हैं जैसे जनेऊ, हिंदू पहनते हैं ना, धागा डाल कर रखते हैं ना, उसको बोलते हैं स्किर्ड थ्रेड। यानी मुसलमान वो टोपी पहन के जाता था और वो जो रामानंद शास्त्री था वो जनेऊ पहन कर आता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक का मतलब होता है उस नए टीचर को ये बात हजम नहीं हुई कि एक मुसलमान और एक हिंदू ब्राह्मण का लड़का साथ साथ बैठते हैं। स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, यानी एक हिंदू पंडित का बेटा एक मुसलमान के बगल में बैठता है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, यानी हमारा जो वहाँ का जो स्टैंडर्ड था, सोशल स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, हमारा सामाजिक जो स्तर था वो ये था कि किसी में कोई भेदभाव नहीं था, यानी सब साथ रहते थे, सब साथ खेलते थे, और हमारे अंदर ऐसी कोई थॉट ऐसी हमारे माँ बाप ने कोई डाली नहीं थी कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ठीक है, तो वो साथ साथ ही रहते थे। टीचर साइड आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, यानी मुझसे कहा गया, मुझे वहाँ से खड़ा किया गया और मुझसे कहा गया कि सबसे पीछे जाके बैठ जा, यानी वो अब तक दोनों साथ साथ बैठते थे, लेकिन अब मुझसे कहा गया, वो जो नया टीचर था उसने कहा कि तुम्हें सबसे पीछे जाके बैठना है। तो आई फेल्ट वेरी सैड, यानी अगर आप यहाँ सबसे आगे बैठे और मैं आपसे आगे कहूँ आपको सबसे पीछे आके बैठना, यहाँ नहीं बैठना, तो जो आपकी मेंटल स्टेज है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ना, आपको बुरा लगेगा, यार मैं यहाँ अच्छा खासा बैठा हूँ लेकिन मुझे पीछे क्यों भेज रहे हैं बिना किसी कारण के। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, यानी रामानंद शास्त्री को भी ये बात अच्छी नहीं लगी और मुझे भी नहीं लगी। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, यानी डाउनकास्ट बोलते हैं सैड और डिप्रेस्ड, यानी उदास हो गया, यानी जब उसने अपनी जगह वहाँ से चेंज की और वो पीछे जाकर बैठा तो वो काफ़ी उदास हो गया, उसको अच्छा नहीं लगा। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, यानी मुझे जो लास्ट इम्प्रेशन मेरे अंदर ये महसूस हुआ कि मुझे अपने मन ही मन में मुझे रोना आ रहा था, यानी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे यहाँ से वहाँ क्यों बिठाया गया था। और कितना रह गया है? कल हो जाएगा, तो यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे।